आज की ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रोटी पराठा दूध के साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री हुआ। जीएसटी के अब केवल 2 सेले 5% और 18%। 22 सितंबर से लागू होंगे बदलाव। जी हां दोस्तों, अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 सेले 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे कि साबुन शैंपू के साथ एसी कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। इसके अलावा लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस सेलेब में आएंगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुतिन बोले, डोनाल्ड ट्रंप भारत चीन को धमकाना बंद करे। दोनों देशों को टैरिफ से नहीं डरा सकते। अगर वे झुके तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत और चीन को टैरिफ के नाम पर धमकाना बंद करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देश यानी कि भारत और चीन उनकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के बाद बुधवार को मीडिया से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि ट्रंप भारत या चीन से इस तरह से बात नहीं कर सकते। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और चीन का इतिहास हमलों से भरा रहा है। अगर इन देशों को कोई नेता कमजोर दिखेगा तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईडी की शिखर धवन से पूछताछ। सट्टेबाजी ऐप के प्रमोशन का मामला। सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे क्रिकेटर्स से भी हो चुकी है पूछताछ। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शिखर धवन आज ऑनलाइन बेटिंग ऐप 1xBet के प्रमोशनल मामले में ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए। धवन दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए पहुंचे। उन्हें ईडी ने नोटिस भेजा था और अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा था। दरअसल दोस्तों, इस केस में सुरेश रैना, हरभजन सिंह और युवराज सिंह से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। टीम इंडिया के ओपनर रहे शिखर धवन ने पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। शिखर धवन पहली बार 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में शामिल हुए थे। 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आखिरी वनडे मुकाबला खेला था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिग्विजय सिंह बोले, मोदी ने मां के देहांत पर मुंडन नहीं कराया। राजगढ़ में कहा वे खुद गालियां देते हैं, ध्यान भटकाने गालियों पर चर्चा कर रहे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि खुद को सनातनी हिंदू कहने वाले मोदी जी ने अपनी मां के देहांत पर मुंडन तक नहीं कराया। दिग्विजय सिंह गुरुवार को राजगढ़ पहुंचे थे, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपने कितनी सेवा की माता जी की। आप अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, लेकिन जब आपकी माता जी का देहांत हुआ तब नहीं कराया। फिर आप दूसरों को सेवा और संस्कार का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार पर भड़की महबूबा मुफ्ती, मंदिर पूजा के लिए है, आपके पिकनिक स्पॉट का बनाया हुआ नहीं। जी हां दोस्तों, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में बाढ़ की स्थिति पर कहा कि इस वक्त दिल्ली में जो सरकार है उन्होंने हमारे पहाड़, हमारे जंगल, हमारे दरिया और हमारे नाले मूंगफली के दाम में ठेकेदारों के हवाले कर दिए हैं। वैष्णो देवी और दूसरे धार्मिक स्थलों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि ये मंदिर पूजा के लिए हैं, इनके लिए 3-4 महीने प्लानिंग होनी चाहिए। आपने इसको पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो पुल आज बने वो टूट गए और जो पुल 50-60 पहले बने थे वो खड़े हैं। सीमेंट के बदले सिर्फ रेत तो नहीं लगा दी कहीं। 2014 में इसी तरह की तबाही आई थी। उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि जिस घर में पानी जाकर ठहर गया हो उसे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घोषित न मानकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त माना जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में यमुना का पानी सड़कों पर। एमपी के उज्जैन में मंदिर डूबा। राजस्थान में दौसा के बाजार में पानी भरा। पंजाब में गुरुद्वारे की दीवार ढही। जी हां दोस्तों, दिल्ली में यमुना का पानी शहर के अंदर घुस गया है। गुरुवार को शहर के कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। मयूर विहार फेज 1 में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बने राहत शिविरों में यमुना का पानी भर गया। अलीपुर में नेशनल हाईवे का एक हिस्सा धंस गया। उधर दोस्तों, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा का जलस्तर बढ़ने से घाट किनारे के मंदिर डूब गए हैं। उनके गुम्बद तक पानी में समा गए हैं। रतलाम में रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पूरी तरीके से पानी में डूब गया। वहीं दोस्तों, राजस्थान में दौसा जिले के कई इलाकों में गुरुवार को बारिश जमकर हुई। सिकराई सहित कई इलाकों में बाजारों में पानी भर गया। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बात करें पंजाब की, तो बाढ़ग्रस्त पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ आ गई है। 1655 गांवों में 3.55 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 1 अगस्त से 3 सितंबर तक बाढ़ में 37 लोगों की मौत हो गई। रेपड़ में गांव नारंगपुर बारी में गुरुद्वारा साहिब की दीवार ढह गई। उधर दोस्तों, यूपी के पीलीभीत में 25 गांव और मथुरा में 6 गांव बाढ़ में डूब गए हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। काराकाट में तेजस्वी पर तंज कसा, बोले न पढ़ाई कर पाए और न ही क्रिकेट खेल पाए, डांस भी नहीं आता। जी हां दोस्तों, रोहतास जिले के काराकाट प्रखंड मुख्यालय स्थित गोडारी स्टेडियम में गुरुवार को जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने जनसंवाद कार्यक्रम में बिहार के विकास के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बिहार की तस्वीर बदलने का समय आ गया है और अब जनता को असली सत्ता का केंद्र बनना होगा। किशोर ने कहा कि उनकी नई व्यवस्था में युवाओं को रोजगार की तलाश में पलायन नहीं करना पड़ेगा, बिहार में ही पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब दवाओं का लाइसेंस मिलना होगा आसान, ड्रग्स और क्लिनिकल ट्रायल्स के नियम को बदल रही है सरकार, फार्मा सेक्टर को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फार्मास्यूटिकल और क्लिनिकल रिसर्च सेक्टर में कारोबार को आसान बनाने के लिए न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019 में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। इन प्रस्तावित बदलावों को 28 अगस्त को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और अब जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन बदलावों का मकसद टेस्ट लाइसेंस लेने और बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस स्टडीज से जुड़ी प्रोसेस को सरल बनाना है। अब टेस्ट लाइसेंस के लिए मौजूदा सिस्टम को नोटिफिकेशन और इंटीमेशन सिस्टम में बदलना जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, जीएसटी को लेकर भड़के, विदेश नीति पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, हैदराबाद से लोकसभा में सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में सबसे ज्यादा नुकसान राज्यों और आम जनता को हो रहा है। केंद्र सरकार तमाम जरूरी मुद्दों पर चुप्पी साधे बैठी है। असुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर व्यवस्था की आलोचना करते हुए कहा कि जितने भी राज्य हैं उन्हें केंद्र से मिलने वाला फंड कम होता जा रहा है। जीएसटी के जरिए आम और मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ रहा है। यहां तक कि कुरियर सर्विस पर भी आज 18% टैक्स लगाया जा रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी को गाली देने पर एनडीए का बिहार बंद, 12 जिलों में हाईवे जाम, भागलपुर में पति पत्नी से बदसलूकी, जहानाबाद में युवक को पीटा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले में एनडीए ने गुरुवार को बिहार बंद का ऐलान किया था। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक एनडीए के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और दुकानें बंद कराई, चौक चौराहों पर जाम लगा दिया। इस दौरान समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा, हाजीपुर, दरभंगा समेत 12 जिलों में 2 से 3 घंटे नेशनल हाईवे जाम किया गया। गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बंद को लेकर कांग्रेस और राजद ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साथ ही पटना में 2000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बाणगंगा में गणपति प्रतिमा विसर्जन की अनुमति नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज। जी हां दोस्तों, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पवित्र बाणगंगा तालाब में गणपति प्रतिमाओं को विसर्जित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मुंबई में अभी गणपति उत्सव चल रहा है और पूजा समाप्ति के बाद लोग गणपति बप्पा की प्रतिमा विसर्जित कर रहे हैं। इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि जब न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्तिगत अधिकार को लागू करने से जुड़ा कोई मुद्दा आता है, चाहे वह नागरिक का मौलिक अधिकार हो या समुदाय का अधिकार, तो न्यायालय को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को होने वाली कोई कठिनाई या नागरिक के अधिकार के उल्लंघन मात्र से ही उस याचिका को स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेग स्पिनर अमित मिश्रा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से हुए रिटायर। 2017 में खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच। आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज। जी हां दोस्तों, लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने गुरुवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। दरअसल दोस्तों, 42 साल के मिश्रा ने 2003 में बांग्लादेश में वनडे ट्राई सीरीज के दौरान इंटरनेशनल डेब्यू किया था। मिश्रा ने 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे आईपीएल में 3 हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका का वेनेजुएला की नाव पर हमला, 11 की मौत। विदेश मंत्री बोले ड्रग्स की तस्करी हो रही थी, ट्रंप ने उड़ाने का आदेश दिया। जी हां दोस्तों, अमेरिकी सेना ने मंगलवार को वेनेजुएला की एक नाव पर हमला कर दिया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलासा किया कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने नाव पर हमला करने का आदेश दिया था। दरअसल दोस्तों, यह हमला मंगलवार को कैरिबियन सागर में हुआ था। रूबियो ने कहा कि वे चाहते तो उस नाव को सीज कर सकते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बजाय उसे उड़ाने का आदेश दे दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला बारिश से पहाड़ों पर तबाही का कारण इंसान, प्रकृति अवैध पेड़ कटाई का बदला ले रही। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब को नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब में बारिश से हो रही तबाही पर चिंता जताई है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानों का पैदा किया गया संकट है। कोर्ट ने कहा कि पहाड़ों पर अवैध पेड़ कटाई ने प्रकृति को क्रोधित कर दिया, अब यह बदला ले रही है। दरअसल दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने गुरुवार को अनामिका राणा की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। खेती में घटेगी लागत, ट्रैक्टर खाद सस्ता, कृषि यंत्रों पर छूट, जीएसटी कट से किसानों। जी हां दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स के रेट्स को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने 12% और 18% वाले टैक्स स्लैब को हटा दिया। अब सिर्फ 5%, 18% और 40% 3 स्लैब रह गए हैं। कृषि क्षेत्र की अधिकांश चीजों को अब 5% के दायरे में ला दिया गया है। दरअसल दोस्तों, ट्रैक्टर, टायर, सिंचाई मशीन, खाद बनाने की मशीन और जैव कीटनाशकों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे खेती की लागत घटेगी, दाम पर उपकरण मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें, नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्टेडियम में आईपीएल मुकाबला देखना हो गया महंगा। सरकार ने लग्जरी मानकर 40% टैक्स लगाया, बाकी मैच 18% की कैटेगरी में। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में आईपीएल के मुकाबले देखने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने जीएसटी की दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है। दरअसल दोस्तों, सरकार का मानना है कि आईपीएल का मुकाबला देखना आपके लिए एक लग्जरी है और लग्जरी आइटमों पर 40% की जीएसटी दर लगा दी गई है। दरअसल दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन की विक्ट्री परेड सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, ड्रैगन ने दोस्तों और दुश्मनों को दिए 5 बड़े संदेश भी। जी हां दोस्तों, चीन ने बुधवार को द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने की 80वीं सालगिरह के मौके पर अपनी सबसे बड़ी सैन्य परेडों में से एक का आयोजन किया। हालांकि चीन ने 1951 में 3 सितंबर को जापान के सरेंडर की तारीख को विक्ट्री डे घोषित किया था, लेकिन यह दूसरी बार है जब उसने इस मौके पर इतना भव्य आयोजन किया। इससे पहले 2015 में 70वीं सैन्य परेड आयोजित की गई थी। चीन इस उत्सव को इतनी धूमधाम से शक्ति प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश देना चाहता है और इसके लिए किसके लिए संदेश देना चाहता है, ये कुछ सवाल हैं जो कि पूरी दुनिया पूछ रही है। अगर दोस्तों आपके मन में भी यह सवाल उठ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आखिर चीन इतनी बड़ी सैन्य परेड आखिर क्या दिखाने के लिए आयोजित कर रहा है या किसे डराने की कोशिश कर रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़कर 80,718 पर बंद हुआ। निफ्टी 24,734 पर। जीएसटी में कटौती के ऐलान के बाद ऑटो, एमएफसीजी और माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज के शेयर चढ़े। जी हां दोस्तों, जीएसटी में बदलाव के ऐलान के बाद 4 सितंबर को शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर 80,718 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 19 अंकों की 24,734 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज बाजार में ऑटो, एमएफसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में तेजी देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और अपोलो हॉस्पिटल्स रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ, टाटा कंज्यूमर और इंडसइंड बैंक रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। आज सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 76 रुपए गिरकर 1.06 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर, चांदी 1.23 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दामों में आज गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 76 रुपए गिरकर 1,05,945 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले सोना 1,06,021 रुपए पर था, यह इसका ऑल टाइम हाई भी था। वहीं दोस्तों चांदी 13 रुपए गिरकर 1,23,207 रुपए प्रति किलोग्राम की हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,23,220 रुपए थी। वहीं दोस्तों कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतों की बात करें तो 22 कैरेट सोना इस वक्त 97,046 रुपए और 18 कैरेट सोना 79,459 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर को नागालैंड और पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे खुलेगा। मैतेई कुकी हिंसा के बाद 2 साल से बंद था। केंद्र और कुकी के बीच 7 समझौते हुए। जी हां दोस्तों, मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच गुरुवार को कुकी जो काउंसिल राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को पूरी तरह खोलने को तैयार हो गई है। अब इस मार्ग से लोगों को जरूरी सामान की आवाजाही बिना रुकावट के हो सकेगी। दरअसल दोस्तों गृह मंत्रालय के अनुसार कुकी जो काउंसिल सुरक्षा बलों के साथ NH2 पर शांति बनाए रखने में सहयोग करेगी। यह हाईवे मणिपुर को नागालैंड और पूर्वोत्तर से जोड़ने वाली जीवन रेखा है, जो मई 2023 में भड़की मैतेई और कुकी समुदाय की हिंसा के बाद से बंद था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बंगाल विधानसभा भाजपा चीफ व्हिप को मार्शलों ने घसीट कर निकाला, बेहोश हुए 5 विधायक सस्पेंड। ममता बनर्जी ने सदन में मोदी चोर वोट चोर के नारे लगाए। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा में गुरुवार को बंगाली प्रवासियों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रस्ताव पर बोल रही थी, तभी विपक्ष यानी कि भाजपा ने नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपा विधायक 2 सितंबर को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के निलंबन का विरोध कर रहे थे। टीएमसी विधायकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब विपक्ष
विपक्ष के विधायक वेल तक पहुंच गए तो स्पीकर बीमान बनर्जी ने अव्यवस्था फैलाने के आरोप में भाजपा के चीफ व्हिप शंकर घोष को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया। घोष के बाहर जाने से इनकार करने पर मार्शलों को बुलाया गया। शंकर घोष को घसीटकर सदन से बाहर निकाला गया। बाहर निकलते समय वो गिरकर बेहोश हो गए। उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। घोष के अलावा 4 अन्य भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल, मिहिर गोस्वामी, बंकिम घोष और अशोक डिंडा को भी सदन से निलंबित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। द बंगाल फाइल्स पर विवाद। एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र, कहा सच्चाई को भी सुरक्षा चाहिए। जी हां दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी हुई है। कुछ राज्यों में मल्टीप्लेक्स मालिकों ने इसे दिखाने से इनकार कर दिया। इसी बीच निर्माता और एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग की। पल्लवी जोशी ने कहा कि मैं भारी दिल से आपसे मदद नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए यह पत्र लिख रही हूँ। द बंगाल फाइल्स का आखिरी पार्ट 5 सितंबर को रिलीज हो रहा है। यह फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के हिंदू नरसंहार, 9 आखिली की भयानक घटनाओं और भारत के विभाजन की कहानी को बयां करती है जो लंबे समय से दबी हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्य को घेर लिया गया है। फिल्म पूरी होने से कई साल पहले ही मुख्यमंत्री ने इसका मजाक उड़ा दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संघ की बैठक में पेश मुरली मनोहर जोशी की इकोनॉमिक थ्योरी में व्यामपंथी अमर्त्य सेन का जिक्र। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अर्थ समूहों की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक विमर्श हुआ। बैठक में लोगों की आय में असमानता और प्रति व्यक्ति कम जीडीपी पर विशेष चर्चा हुई। खास बात यह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने जो नजरिया पेश किया उसमें नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का भी हवाला दिया गया है। दरअसल दोस्तों, अमर्त्य सेन और संघ वैचारिक तौर पर 2 ध्रुवों जैसे हैं। जय की बैठक में जो चिंता जताई गई वो काफी गंभीर लगती है। सवाल यह है कि क्या संघ को सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति की फिक्र है या फिर संघ केंद्र की मौजूदा बीजेपी सरकार की आर्थिक नीति को लेकर भी चिंतित है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रिलायंस जियो का यूजर बेस 50 करोड़ के पार। यह आंकड़ा अमेरिका, यूके और फ्रांस की कुल आबादी से ज्यादा। कंपनी ने कई ऑफर्स भी पेश किए। जी हां दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो ने बुधवार को ऐलान किया कि उनके यूजर्स की संख्या 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ के पार कर चुकी है। यह आंकड़ा अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की कुल आबादी यानी कि 48 करोड़ से भी ज्यादा है। जियो अब दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा नेटवर्क बन गया है। 5 सितंबर को अपनी 9वीं एनिवर्सरी मनाने जा रही जियो ने इस मौके पर अपने यूजर्स के लिए कई शानदार ऑफर्स भी पेश किए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव का ऐलान संभव। बिहार में दीपावली छठ के बाद हो सकती है वोटिंग। 30 सितंबर को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन अक्टूबर में कर सकता है। दरअसल दोस्तों, अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते के शुरुआती दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि 2 या 3 चरणों में बिहार में वोटिंग संभव है। नवंबर महीने में बिहार में मतदान होगा। जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद बिहार में चुनाव की घोषणा की जाएगी। आयोग छठ पूजा के बाद बिहार में मतदान की तारीख की घोषणा करेगा। 5 से लेकर 15 नवंबर तक मतदान और 20 नवंबर को मतगणना की तारीख तय हो सकती है। चुनाव आयोग 22 नवंबर की डेडलाइन से पहले बिहार में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवा सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस कौन से राज्य से संबंधित हैं? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का कौन से राज्य से संबंध है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उस राज्य का नाम। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।